अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने गुजराती में पत्र लेखन सीखा था। उम्मीद करती हूँ कि आपको पत्र लेखन समझ में आया होगा और पत्र लेखन लिखना भी आ गया होगा। जो आपको होमवर्क दिया गया था वो भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा, अपनी नोट में लिख लिया होगा। तो आज हम गुजराती के पीरियड में आगे बढ़ते हुए व्याकरण विभाग में पत्र लेखन के जैसा ही एक दूसरा टॉपिक देखेंगे जो कि है निबंध लेखन। कल हमने पत्र लेखन देखा था, आज हम निबंध लेखन सीखेंगे। जैसे आप अभी तक निबंध लिखते आ रहे हो, लेकिन अब हम सीखेंगे कि सच में निबंध कैसे लिखा जाता है, किन बारीकियों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले निबंध લખતી વખતે ध्याનમાં રાખવાના मुद्दाओं, निबंध लिखते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए वो सबसे पहले देख लेते हैं। कोई एक विषय ने विचारीने पसंद करो। जैसे आपको एग्ज़ाम में 2 या 3 निबंध दिए जाते हैं, उसमें से कोई एक विषय को पसंद करके आपको लिखना होता है। तो पहले तो दिए गए निबंध में से आपको कोई एक विषय पसंद कर लेना है जो आपको ज़्यादा अच्छा आता हो। उसके बाद रूपरेखा बना लेनी है। रूपरेखा मतलब कि मन ही मन आपको उसके मुद्दे, उसके पॉइंट्स तैयार कर लेने हैं कि ये निबंध में कौन कौन सी बातें आएगी और आप किस प्रकार लिखने वाले हो। उसकी कच्ची रूपरेखा यानी प्लानिंग आपको मन में कर लेनी है। तो रूपरेखा में सबसे पहले क्या आएगा? आरंभ यानी शुरुआत। तो निबंधनी શરૂઆત આકર્ષક અને વિષયલક્ષી હોવી જોઈએ। जब हम निबंध लिखते हैं तो उसकी शुरुआत कैसी होनी चाहिए? आकर्षक यानी एट्रैक्टिव और विषयलक्षी। जो विषय का निबंध हम लिखने वाले हैं उसके ताल्लुक से ही शुरुआत होनी चाहिए। हमेशा निबंध की शुरुआत कोई काव्य पंक्ति है या कोई अच्छा सूत्रोच्चार यानी स्लोगन या कोई अच्छा जुमला या कहावत या रूढ़ि प्रयोग, उससे अगर हम निबंध की शुरुआत करेंगे तो निबंध बहुत ही आकर्षक लगेगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि आपको निबंध पूछा जाएगा कि माँ ते माँ, तो माँ के बारे में अगर निबंध पूछा जाए तो आपको सबसे पहले माँ का महत्व बताती हुई कोई काव्य पंक्ति या मुहावरा या रूढ़ि प्रयोग आपको निबंध की शुरुआत में लिखना है। जैसे माँ ते माँ बीजा वगड़ाना वा, या ગોળ વિના મોળો કંસાર, મા વિના સૂનો સંસાર, या जननी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल। ऐसे माँ का महत्व बताते हुए कुछ जुमले आपको शुरुआत में लिखने होंगे जो विषयलक्षी भी होंगे और आकर्षक भी लगेंगे। तो जैसा आपका विषय होगा निबंध का, वैसा ही आपको काव्य पंक्ति उसके ताल्लुक से या कोई रूढ़ि प्रयोग या मुहावरा लिखना है, जिससे आपकी निबंध की शुरुआत आकर्षक लगे। तो ये हो गई शुरुआत। इसके बाद उसका मध्य भाग यानी बीच वाला हिस्सा, जिसमें आपको विषय के ताल्लुक से चर्चा करनी है कि जो भी विषय आपको दिया गया है, जो विषय का निबंध आपको लिखना है, उसके जो अहमियत वाले जो मुद्दे हैं वो सबको आपको समेट लेना है और वो सब के बारे में थोड़ी चर्चा आपको करनी है, लेकिन विषय के अंदर ही रहकर। उसके बाद है अंत। तो अंत में आपको क्या करना है कि एक બે અસરકારક વાક્યોમાં નિબંધનું તાત્પર્ય જણાવો। यानी पूरा जो निबंध की शुरुआत आपने की, उसका बीच का हिस्सा आपने लिखा और अंत में जो पूरे निबंध का जो निचोड़ है या पूरे निबंध को बताए ऐसी इफ़ेक्टिव बात या ऐसा कोई इफ़ेक्टिव जुमला आपको अंत में लिख देना है। तो निबंध लिखते वक्त आपको खास ये 3 बातों का ख्याल रखना है। इसकी रूपरेखा बनानी है कि सबसे पहले आरंभ यानी शुरुआत एट्रैक्टिव करनी है, विषयलक्षी करनी है। फिर बीच का मध्य भाग यानी बीच के हिस्से में विषयलक्षी चर्चा करनी है। अहमियत वाले जो भी पॉइंट्स है उनको शुमार कर लेना है। और उसके बाद अंत। तो अंत में भी 1-2 असरकारक ऐसी जुमले लिखने हैं जिससे पूरा निबंध मतलब कि उसका निचोड़ समझ में आ जाए। ये खास 3 बातों का ख्याल रखना है। और इसके सिवा देखते हैं
કે નિબંધમાં 4-5 પરિच्छेद होवा જોઈએ। जब आप निबंध लिखते हो तो ऐसा नहीं कि जो शुरुआत की तो अंत तक आपको कंटिन्यू लिखते ही जाना है, मुसलसल लिखते ही जाना है, ऐसा नहीं है। लेकिन निबंध लिखते वक्त आपको जहाँ जहाँ लगे वहाँ आपको 4 से 5 पैराग्राफ बनाने हैं। નિબંધની ભાષા વ્યાકરણની દૃષ્ટિએ શુદ્ધ હોવી જોઈએ, સરળ શબ્દોનો ઉપયોગ થવો જોઈએ। निबंध की भाषा कैसी होनी चाहिए कि जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो, मतलब कोई भी प्रकार की उसमें जोड़नी की या कोई भी गलती न हो, व्याकरण की दृष्टि से वो शुद्ध हो, सरल हो और सरल भाषा का उपयोग किया हो। योग्य विराम चिन्हों मुकावा જોઈએ। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि विराम चिन्ह अगर नहीं रखते हैं या आगे पीछे हो जाते हैं तो भी वाक्य का अर्थ बदल जाता है। तो जब हम निबंध लिखेंगे तो उसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि व्याकरण की दृष्टि से भी वो शुद्ध हो, सरल भाषा हो और मुनासिब जगह पे हमने विराम चिन्ह भी रखे हो। નિબંધમાં વિચાર કે ભાવની દૃષ્ટિએ પુનરુક્તિ ન થાય તેનું ध्यान રાખવું જોઈએ। मतलब जो भी निबंध है वो निबंध में हम जो भी हमारे ख्यालात या हमारे जज्बात, हमारे भाव लिख रहे हैं तो वो विचारों का या वो भाव का बार बार पुनरावर्तन नहीं होना चाहिए, यानी वो बात बार बार एक ही बात दोहराई नहीं जानी चाहिए। ये बात का भी हमें ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पे अगर अब हम एक निबंध देख लेते हैं कि निबंध कैसे लिखा जाता है, तो दीकरी घरनी दीवड़ी, यानी जैसे अक्सर हमारे समाज में बेटे को घर का चिराग माना जाता है, इस प्रकार यहाँ बेटी की अहमियत बताते हुए दीकरी घरनी दीवड़ी यानी बेटी भी घर का उजियाला है, घर की रोशनी है, वो ताल्लुक़ से यहाँ ये निबंध है। तो ये सबसे पहले शीर्षक को पहचान के उसके पॉइंट्स पढ़ के आपको ये समझ लेना है कि ये कौन सा विषय है और इसमें कौन कौन सी बातों का शुमार होता है। तो देखेंगे दीकरी घरनी दीवड़ी मतलब बेटी भी घर की रोशनी होती है। तो आपको एग्ज़ाम में इस प्रकार मुद्दा जो है मतलब पॉइंट्स जो है वो दे दिए होंगे और उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आपको निबंध की शुरुआत, उसका मध्य भाग और उसका अंत लिखना है। तो मुद्दा उसमें सबसे पहले प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी शुरुआत, आरंभ। जैसे मैंने आपको बताया कि निबंध की शुरुआत कोई काव्य पंक्ति, कोई रूढ़ि प्रयोग, मुहावरा या कोई अच्छा सूत्रोच्चार यानी अच्छे जुमले से किया जाना चाहिए। उसके बाद है दीकरीनो अवतार, यानी बेटी का अवतार, उसका जन्म इस दुनिया में कैसा है। દીકરા દીકરીનો ભેદ, દીકરીઓ પ્રત્યે બદલાતું સમાજનું વલણ, દીકરીઓને અપાયેલા હક, विविध क्षेत्र દીકરીઓની भूमिका और उपसंहार। उपसंहार में जो अंत में हमने देखा कि पूरे निबंध का जो निचोड़ है वो आपको 2-3 લીટી में लिख देना है, वो अंत में उपसंहार उसे कहते हैं। जो આપણે દરેક યુગમાં રામ જોઈતા હોય તો પ્રત્યેક યુગમાં કૌશલ્યાને બનાવવી પડશે। देखो यहाँ ये जो जुमला है इसको इन्वर्टेड कोमा में आपको अलग लिखना है, यहाँ साथ में लिख दिया है। लेकिन अगर हमें हर युग में राम चाहिए तो राम को जन्म देने वाली कौशल्या जैसी माता की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ऐसी बात यहाँ कहकर बेटी की अहमियत बताई गई है। आ मुजबना विचारने एक साहित्यकारे रजू करियो। ये एक साहित्यकार का मतलब के जुमला है जो यहाँ इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है। आपको इसको अलग से अलग लिटी में हाईलाइट करना है ताकि ये अलग से ध्यान में आ सके कि अगर हमें हर युग में राम चाहिए तो हर एक युग में हमें राम को जन्म देने वाली माता कौशल्या को भी मतलब के उसका वजूद भी रखना पड़ेगा। आ मुजबना विचारने एक साहित्यकारे रजू કર્યો તેની યથાર્થતા યુગો સુધી એમની એમ જ રહેશે। આનો સીધો અર્થ એ છે કે કુળવંત માતા જ કુળવંત બાળકને જણી શકે છે यानी जन्म આપી શકે છે, जन्म दे सकती है। अगर हमें एक अच्छे मतलब के कुलवंत दीपक की ज़रूरत है, अगर हमें अच्छे बच्चे की ज़रूरत है तो उसको जन्म देने वाली अच्छी कुलवंती यानी कि खानदानी माता भी चाहिए। બાળકના સંસ્કારના सीधा जवाबदार સૌપ્રથમ તેના माँ बाप છે। बच्चे में जो भी तहजीब, जो भी संस्कार आते हैं उसके सही तौर पे जवाबदार कौन है? सबसे पहले उसके माँ बाप। તે પછી આસપાસના લોકો, સમાજ, શાળા વગેરે પરિબળો
તેના ચણતર અને ઘડતરમાં અગત્યનો ફાળો આપે છે। मतलब उसकी परवरिश में सबसे अहमियत वाला हिस्सा माँ बाप का है, उसके बाद उसके आसपास के लोग, समाज और स्कूल का। દીકરો સુસંસ્કારી હોય તો તે કુળ દીપક બની શકે અને તેથી વધારે આગળ વધીને દેશ દીપક બની શકે। क्या कहते हैं कि अगर बेटा संस्कारी हो तो वो घर का खानदान का दीपक बनता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा आगे वो बढ़े तो वो देश का दीपक भी બન શકતા હે। ઉસી તરહ એવી જ રીતે દીકરી તેના સંસ્કારના અને કુળના પ્રતાપે ઘરની દીવડી બની શકે છે। उसी प्रकार बेटी भी अपने संस्कार, अपनी तहजीब की वजह से कुल की जो घरनी દીવડી यानी वो भी घर का चिराग बन सकती है, घर को रोशन कर सकती है। દીકરીનો अवतार એટલે એક ભવમાં બબ્બે भूमिका। यहाँ बेटी की अहमियत बताते हुए क्या कहा गया है कि દીકરીનો अवतार यानी बेटी का जन्म लेना, ये बेटी के रूप में इस संसार में पैदा होना, इसका मतलब क्या है कि एक भव में बब्बे भूमिका, एक भव यानी एक जन्म में, एक ज़िंदगी में बब्बे भूमिका यानी 2 किरदार बेटी निभाती है। वो कौन से अहमियत वाले किरदार बेटी अपने एक ज़िंदगी में निभाती है? 2 किरदार। तो वो है लग्न पहला, यानी शादी के पहले वो अपने माँ बाप के घर में उजियाला करती है, પિતાના ઘરને ઉજાડે છે, અને લગ્ન પછી તેના પતિના ઘરને, और शादी के बाद अपने पति के घर को वो रोशन करती है। तो इस प्रकार बेटी 2 घरों को रोशन करती है। समाजना માં અમુક ઘર કરી ગયેલી અંધશ્રદ્ધા પરિણામે કહેવાતા સભ્ય સમાજમાં આજે પણ ઘરમાં છોકરાની અપેક્ષા છોકરી કરતાં વિશેષ રહેલી છે। जो पहले से हमारा जो समाज है उसमें जो अमुक अंधश्रद्धा है, जो रूढ़िचुस्त बातें हैं, उसमें अभी भी मतलब कि बेटी से ज़्यादा बेटे को महत्व दिया जाता है। नव दंपतीने ત્યાં પહેલું બાળક પુત્ર જ હોવો જોઈએ એવી ઈચ્છા કોણ નથી રાખતું। मतलब हमेशा जब शादी के बाद जब पहला बच्चा घर में होता है तो ज़्यादातर सबकी उम्मीदें क्या होती है कि पहली गोद लड़के से भरे। तो ऐसा मतलब कि हमारे समाज में ऐसी सोच देखी जाती है। સરકારના સમાજના ધર્મગુરુઓના દરેકના પ્રયાસો છતાં પુત્ર જન્મની લાલસા ઓછી થઈ નથી। मतलब आज ज़माना इतना आगे बढ़ गया है, आधुनिकता आ गई है, लोग इल्म की दृष्टि से भी आगे बढ़ गए हैं, पढ़ लिख कर मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन फिर भी इतना सब समझाने के बावजूद भी आज भी जो पुत्र की लालसा है, जो पुत्र की इच्छा है, वो कम नहीं हुई है। પુત્રીના જન્મની ઉજવણી પુત્ર જન્મની ઉજવણી જેટલી ચમકદાર ને दमदार भाग्ये ज कोई करी सके। जब बेटे का जन्म होता है, जब उसके बेटे के जन्म की खुशी जितनी मनाई जाती है, शायद ही बेटी के जन्म की खुशी इतनी कहीं मनाई जाती होगी। आ दूषण सामाजिक मोभाમાં અટવાયેલા રહેતા સમાજના ગણતરી થાય એવી अपेक्षावाला घना कुटुंबમાં घूटातुं રહ્યું છે। आ दूषण यानी एक प्रकार का ये दूषण है, एक प्रकार का ये गलत चीज़ है कि बेटी से ज़्यादा बेटे को महत्व दिया जाता है। पुत्रज अग्निदाह आपे, अक्सर देखा जाता है कि जो अंतिम संस्कार है वो पुत्र करता है। आवो दुराग्रह राखनारा माटे पण मात्र पुत्रीना बाप बनવું એ दुर्भाग्य मनाए छे। दुर्भाग्य यानी मात्र बेटी का बाप होना ये एक कम नसीबी मानी जाती है। અહીં પણ અભ્યાસ અને આત્મબળવાળી માતાઓ આગળ આવીને આ પ્રકારની એકતરફી લાગણીને માંગણીનો વિરોધ કરતા થયા છે। દીકરા દીકરીમાં કોઈ ભેદ નથી એમ માનતા થઈ જનારાની સંખ્યા પણ વધતી જાય છે। अब दिन ब दिन जैसे साक्षरता बढ़ रही है, लोग अपनी सोच को बदल रहे हैं, वहाँ बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं है, ये सोच उभर कर आ रही है सामने, और ऐसे मानने वालों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ रही है। ભ્રૂણ હત્યા વિરોધી કાયદો બનાવીને સરકારે સમાન સમાજની રચના તરફ અગત્યનું કદમ ઉઠાવ્યું છે। ભ્રૂણ હત્યા यानी जन्म के पहले ही माता के गर्भ में ही जान लेना कि होने वाली औलाद लड़का है या लड़की है, और लड़की होने की मालूमात होते ही उसकी हत्या कर देना। तो ये भ्रूण हत्या के खिलाफ़ भी हमारी सरकार ने कई कायदे निकाले हैं, जिसकी वजह से भी काफ़ी फ़र्क देखने को मिला है। लिंग ओळख यानी वही लिंग पहचानना जन्म के पहले ही कि वो लड़का है या लड़की, इसके विरोध में भी कायदा बना है। जे अंतर्गत गर्भમાં રહેલ બાળક એ છોકરો છે કે છોકરી એનું પરીક્ષણ કરવાની બંધી છે। ये जानने पे मतलब कि अब बैन लगा दिया गया है, इससे सज़ा हो सकती है।
દીકરીને જન્મથી જ અટકાવવા ભ્રૂણ હત્યા થતી હતી તે પણ બંધ થઈ ગઈ છે। अब भ्रूण हत्या भी बंद हो गई है और ये गर्भ परीक्षण लिंग ओढ़क भी बंद हो गया है। तो इस प्रकार बेटी भी बेटे जितनी भी अहमियत रखती है, जिस प्रकार बेटा घर को रोशन करता है, कुल दीपक बनता है, उस प्रकार बेटी भी घर की दीवड़ी यानी कि घर का उजियाला बनती है, घर को रोशन करती है। तो इस प्रकार आज के ज़माने में बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, ऐसा निबंध हमने ये देखा है और इसमें सच्चाई भी है। उम्मीद करती हूँ आपको निबंध लेखन समझ में आया होगा और निबंध लेखन कैसे करना है, किन बातों का ख्याल रखना है, वो भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे।